किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। देशी गायों के भरोसे दुग्ध सुरक्षा, गोकुल ग्रामों का किया जाएगा विकास, ठंड से मवेशी मरे तो होगी कार्रवाई, राजधानी में बढ़ रहा शहद के उत्पादन का दायरा, खेतों में बरसा सोना, परेशानी भी बढ़ी और चने का शुल्क मुक्त आयात। और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि अगले 2 सालों में देश में दूध का उत्पादन बढ़ाकर 15 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जलवायु परिवर्तन से दुग्ध उत्पादन में कमी की आशंका के चलते विशेषज्ञों द्वारा बढ़ने वाले तापमान का लगातार अध्ययन किया जा रहा है और इसलिए देसी गायों की प्रजाति की गायों को विकसित करने की परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनके प्रजनन और प्रजाति को संरक्षित करने के लिए सरकार ने 378 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत संचालित होंगी। बताते चलें कि देसी प्रजाति की गायें जलवायु परिवर्तन के दौर में सबसे मुफीद साबित हो सकती हैं। ये अधिक तापमान में भी अच्छा दूध देने की क्षमता रखती हैं और इनमें प्रजनन संबंधी बीमारियां कम होती हैं। इनमें मच्छरों के काटने से होने वाली तकलीफ नहीं होती है और थनैला रोग इनमें यदा कदा ही होता है। मौसम में आए बदलाव का असर मनुष्य के साथ ही मवेशियों पर भी पड़ता है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि यदि ठंड से मवेशियों की मौत होगी तो लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर 1800-180-1541 जारी किया है। पशुपालक किसान भाई इस नंबर पर मवेशियों के निधन की सूचना और परेशानियों की शिकायत कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन के मामले में राजधानी का दायरा बढ़ता जा रहा है। कभी 10 गांवों से शुरू हुआ शहद उत्पादन का व्यवसाय अब सैकड़ों गांवों तक फैल चुका है। साथ ही शहद का उत्पादन भी साल में 400 टन के ऊपर पहुंच चुका है। उत्पादन के लिहाज से राजधानी का गोसाईगंज हनी ब्लॉक बन गया है। इसके अलावा प्रदेश के सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी में भी मौन पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इनमें शहद उत्पादन में सहारनपुर का नाम पहले नंबर पर और लखनऊ के गोसाईगंज का नाम दूसरे नंबर पर आता है। मौसम के बदले मिजाज के चलते पिछले दिनों हुई बारिश रबी की कुछ फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है। गेहूं बोने वाले किसानों के लिए ये बारिश खेतों में सोना बरसने जैसी है। वहीं आलू और सरसों की तैयार फसल के लिए ये बारिश नुकसानदायक साबित हो रही है। किसानों का कहना है कि गेहूं, चना, मटर आदि के लिए हल्की बारिश फायदेमंद है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ग्रामों को गोकुल ग्राम बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गाय भैंस प्रजनन व दुग्ध डेयरियों के विकास के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का कार्य भी प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि चने का शुल्क मुक्त आयात जारी रहेगा। इसके लिए सरकार ने चने के शुल्क मुक्त आयात की अवधि मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। बताते चलें कि फसल के रकबे में आई गिरावट को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। और अब किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पाली घरों में रखें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई मेड़ों पर कर सकते हैं। इस मौसम में पालक, धनिया, मेथी की बुआई कर सकते हैं। पत्तों के बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। यह मौसम गाजर का बीज बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः जिन किसान भाइयों ने फसल के लिए उन्नत किस्मों की उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग किया है तथा फसल 90 से 105 दिन की होने वाली है, वे जनवरी माह के प्रथम पखवाड़े में खुदाई करते समय अच्छी लंबी गाजर का चुनाव करें जिनके पत्ते कम हों। इन गाजरों के पत्तों को 4 इंच का छोड़कर ऊपर से काट दें। गाजरों का भी ऊपर 4 इंच हिस्सा रखकर बाकी को काट दें। अब इन बीज वाली गाजरों को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 6 इंच के अंतराल पर लगाकर पानी लगाएं। किसान भाइयों को सलाह है कि वे इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। पौधों को छोटी क्यारियों में रोपाई करें। रोपाई से 10 से 15 दिन पहले खेत में 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद डालें। 20 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 से 100 किलोग्राम पोटाश आखिरी जुताई में डालें।
पौधों की रुपाई अधिक गहराई में ना करें तथा कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। प्याज की फसल में हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू की पछेती झुलसा रोग आने की संभावना है, इसलिए फसल की नियमित निगरानी करें। साथ ही जिन किसान भाइयों ने बीज आलू की फसल लगा रखी है, वे उसमें मैंकोजेब दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से चिपकाने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर इस तरह से करें कि पौधा पूरी तरह से भीग जाए। मटर की फसल पर यूरिया या पोटेशियम सल्फेट 2% के घोल का छिड़काव करें, जिससे मटर की पल्लियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। साथ ही फसल का पाले से भी बचाव होता है। गोभी वर्गीय फसल में हीरा पीट इल्ली, मटर में फली छेदक तथा टमाटर में फल छेदक की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं। किसान भाई चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए हों। टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाएं। मौसम को ध्यान में रखते हुए सरसों में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। यदि प्रकोप अधिक हो तो रोगोर या क्यूनल फॉन्च 2 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो बावस्टिन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में या इंडोफिल M45 की 2 मिलीलीटर की मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान बांदा मंडी में 1360 रुपए, सीतापुर में 1360 रुपए, फैजाबाद में 1365 रुपए, रायबरेली में 1360 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की अगर बात करें तो चावल बांदा मंडी में 2000 रुपए, सीतापुर में 2110 रुपए, फैजाबाद में 2040 रुपए और रायबरेली में 1980 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं बांदा मंडी में 1525 रुपए, सीतापुर में 1510 रुपए, फैजाबाद में 1500 रुपए और रायबरेली में 1540 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो बांदा मंडी में मसूर 5200 रुपए, सीतापुर में 5300 रुपए और फैजाबाद में 5600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ बांदा मंडी में 3100 रुपए, सीतापुर में 2230 रुपए और फैजाबाद में 3150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सब्जियों में आलू बांदा मंडी में 800 रुपए, सीतापुर में 650 रुपए, फैजाबाद में 700 रुपए और रायबरेली में 660 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर बांदा मंडी में 900 रुपए, सीतापुर में 1410 रुपए, फैजाबाद में 1150 रुपए और रायबरेली में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज बांदा मंडी में 1750 रुपए, सीतापुर में 1600 रुपए, फैजाबाद में 1575 रुपए और रायबरेली में 1950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। हरी मटर बांदा मंडी में 2450 रुपए, सीतापुर में 1430 रुपए, फैजाबाद में 2000 रुपए और रायबरेली में 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। बैंगन बांदा मंडी में 800 रुपए, सीतापुर में 725 रुपए, फैजाबाद मंडी में 675 रुपए और रायबरेली में 680 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें हम आपको कृषि में आने वाली सामयिक समस्याओं के संदर्भ में जानकारी देते ही रहते हैं। और किसान भाइयों, कृषि के संबंध में बहुत पुरानी कहावत भी है कि खेती पाती विनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए तबे रही जीवचंग। और ख़ास तौर से जब मौसम में बदलाव आ रहा है तब बहुत ही विशेष आवश्यकता होती है कि हम अपनी कृषि में विशेष सावधानी रखें। आज भी इसी संदर्भ में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं और विषय है हमारे बागवान किसान भाइयों के लिए कि नवरोपित जो हमारे बाग हैं या पुराने बाग हैं, जाड़े के दिनों में क्या देखभाल की जाए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, जाड़े की शुरुआत हो चुकी है, साथ में बूंदाबांदी की भी स्थिति है, तो बागवानी जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर आम के ऊपर हमारे किसान भाई काफ़ी उत्पादन ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ऐसी दशा में क्या मुख्य बिंदु होंगे देखभाल की दृष्टि से? आमतौर पर किसान भाइयों ने कई उपाय अपनाए हैं जिससे कि वो अपने फसलों को जाड़ों से बचा सकते हैं जी। जैसा कि आपने बोला, छोटे पौधे जो कि अभी इसी साल जुलाई में लगाए गए हैं, उनके रखरखाव करने के लिए हमको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि उनके जिस जगह पे वो लगाए गए हैं मिट्टी में पानी की कमी ना हो, नमी पूरी बनी रहे, क्योंकि आमतौर पे इस गिरते हुए तापक्रम के कारण पाले से पौधों को क्षति पहुँचने की संभावना रहती है जी। और आमतौर पे किसान भाई इसका 2 तरह से बचाव करते हैं। या तो वो उसके ऊपर फूस की एक कार का उसको दे दें, चारों तरफ से उसको ढक दें, जिससे कि पाला उसके अंदर ना घुसे, पूरा पूर्णतः उसको बंद ना करें, पूरब की तरह उसका मुंह खोल के रखें ताकि उसके अंदर प्रकाश भी जाए और पत्तियां पीली ना पड़े जी। दूसरी बात उसमें एक ध्यान रखने की यह है कि जब भी उसमें थोड़ी पत्ती निकलने लगे, जो कि आपकी 15 जनवरी के बाद शायद संभवतः ऐसा मौसम आ जाए, तो उस समय उसको निकाल दें और ये ध्यान रखें कि उसमें पाला पड़ने की कोई संभावना नहीं है। यदि पाला पड़ने की संभावना है तो उसको कृपया ना निकालें, क्योंकि वो पौधे को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। दूसरा, जहाँ तक सवाल है बड़े पौधों का, तो बड़े पौधों को ढकने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अपने बाग में धुआं कर सकते हैं। वो ऐसी स्थिति में करें जिस रात बहुत ज़्यादा पाला पड़ने की संभावना हो या
आप देखें कि तापक्रम बहुत नीचे जा रहा है, उस समय धुआं करने से पौधों को बचाया जा सकता है। आमतौर पे लोग सोचते हैं छोटे पौधे ही पाले से क्षतिग्रस्त होते हैं, लेकिन नए पौधे तो होते ही हैं, कुछ 1-2 साल के पौधे भी इस तरह से क्षतिग्रस्त होते हैं कि उनकी आगे की गलिका जो है वो मर जाती हैं, या उनके अंदर पुनः जो है प्ररो निकालने की क्षमता नहीं होती है, बौर नहीं आती है। इसलिए सभी पौधों का ध्यान रखना है और उसके लिए सिंचाई अवश्य करें, और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि जो बलुई मिट्टी है उसमें ज़्यादा इस प्रकार का आप संभावनाएं दिखती हैं, इसलिए प्रयोग सावधानी रखें। साथ ही साथ जो निचले स्थानों पे हैं बाग, उनको विशेष तौर से देख रेख करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि पहली सिंचाई का काम करें, पुआल से ढकें, धुआं, 3 कार्य प्रमुखतया जाड़े के मौसम में करें। सिंचाई की बात करते हैं तो नवरोपित, क्योंकि पौधे हमारे उनका जड़ों का विकास कम होता है और पुराने बाग हैं, क्या कुछ अंतराल रखना है मौसम को देखते हुए सिंचाई का? कितने दिन पर कर सकते हैं? नमी की मात्रा निर्धारित करना है कुछ? आजकल आप देखेंगे तो किसान भाई ये देखेंगे खुद अपने अनुभव से, बलुई मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई, दोमट मिट्टी में कम सिंचाई, और मिट्टी के प्रकार पे सिंचाई निर्भर करती है। तो आप हाथ में मिट्टी लेके देखें उसमें नमी है कि नहीं, स्वतः उसमें अनावश्यक रूप से सिंचाई ना करें। और ऐसा भी ना करें कि पौधे को जो है ठंड से बचाने के लिए अपने को उसको पानी ना मिले। तो पानी से, ठंड से बचाव के लिए पानी जमीन में आवश्यक है। और मौसम में नमी तो इस समय काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन यदि जमीन में पानी नहीं है तब भी पौधों को क्षति पहुंचती है। बिल्कुल, हमारे पौधे जो तत्व लेते हैं, पानी और तत्व मिलाकर ही लेते हैं, तो तत्व मिलते रहेंगे तो सहनशीलता बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, उपोष्ण बागवानी संस्थान, यहाँ पर अमरूद के ऊपर भी काफ़ी कार्य हो रहा है। हमारे किसान भाई अमरूद आम की दोनों फसल ले रहे हैं, क्या अमरूद में कुछ कार्य अलग हैं या समान कार्य हैं आम जैसे? इस समय उत्तर भारत में अगर आप देखें तो अमरूद, आम, पपीता सभी में आपको सावधानी रखनी है। पपीते के तो पौधे इस टाइम बहुत छोटे हैं, वो करीब 50 सेंटीमीटर के होंगे, तो उनको आप आसानी से ढक सकते हैं। बड़े पौधों को ढकना बड़ा कठिन है, लेकिन वहाँ पर भी धुएं का प्रयोग करें। अच्छा। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि अमरूद में आपकी इस समय फसल निकल रही है, लोग फल तोड़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत कठिन समस्या जिसका किसान भाई सामना कर रहे हैं वो एक उकटा रोग है। जी। उकटा रोग का तो प्रबंधन बड़ा कठिन है, लेकिन एक कीड़ा होता है जो छाल को खाता है, जिसको इंडरबेला कहते हैं, और वो जाला सा बनाता है, छेद करता है, तने के अंदर छेद करके अंदर पहुंच जाता है, और पौधे कभी कभी इसके कारण मर जाते हैं। और आमतौर पे ये देखा गया कि बहुत सी जगह लोग ये भ्रमित हो जाते हैं कि उकटा रोग है, तो इसलिए उसका आप बचाव करें। बचाव करने के लिए बहुत सीधा सा तरीका है। सीधा सा तरीका ये है कि आप साइकिल की तीली लेके जो छेद होते हैं उनमें डाल के उसको, अगर यदि कीड़ा है तो मारने की कोशिश करें। ऊपर से पौधे के छाल को पूरा अच्छी तरह बोरे से सफाई करें, जहाँ जहाँ भी जाले हैं उनको निकाल दें। साथ ही साथ ये ध्यान रखें, एक डाइक्लोरोवास जो नुवान के नाम से एक दवा मिलती है, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिला के उसका घोल बना लें और उसको सिरिंज द्वारा उन छेदों में प्रवेश करा दें, या उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा उसका प्रकोप है तो छिड़काव भी कर सकते हैं तने के ऊपर, और इस प्रकार से उससे आप बचाव करके अपने अमरूद के पौधों को मरने से बचा सकते हैं। अन्यथा आमतौर पे किसान भाई समझते हैं कि उकटा रोग के कारण हो गया है, और उकटा रोग ये असाध्य रोग माना जाता है, और उस असाध्य रोग के पीछे ये कीड़ा जो है पौधों को मारते रहता है, और हम लोग कोई उसके लिए उपाय नहीं करते। तो सावधानी पूर्वक इस कीड़े को हटाना ही आवश्यक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पपीता की आपने बात की। पपीता जो हमारी फल का पौधा है, काफ़ी कम अवधि का है। पपीता आम और अमरूद की तुलना में 3 साल तक फल देता है, लगातार फल देता है, लेकिन कोमल पौधा है तुलना में, तो क्या विशेष कुछ कार्य की भी आवश्यकता होगी आम और अमरूद से अलावा? देखिए, पपीते का आप जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि पपीते की जड़ छोटे क्षेत्र में होती है, इसलिए उसको अधिक जल लेना पड़ता है। दूसरा, ये रसीला पौधा है जी, इसमें अधिक पानी लेता है और अधिक पानी इसका उत्सर्जन करता है। तो इसमें जो पानी का प्रभाव नियमित रूप से होने के लिए आपको इसमें सिंचाई करनी आवश्यक है। इसकी सिंचाई इसमें भी इतना ज़्यादा ना कर दें कि पानी भर जाने से भी इसमें बीमारियां लगती हैं। एक डैम्पिंग ऑफ बीमारी होती है जो आजकल नहीं होती है, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि उसमें पानी लगे ना रहे। इतनी कम भी सिंचाई ना करें कि पौधा पानी की कमी के कारण ग्रसित हो जाए, ठंड के मार पड़े, और ऐसा भी ना हो कि उसमें अत्यधिक होने के कारण पौधे
डैम्पिंग ऑफ बीमारी से मर जाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि 1 एकड़ की अगर बाग है पपीता की, तो धुआं अगर करते हैं तो कितने स्थानों पर कर सकते हैं? देखिए, आप धुआं करने के सारे तरीके हैं। उसके लिए सस्ता तरीका ये है कि भूसी जो होती है उसको, या पुआल होता है, कच्ची लकड़ी, कई सारी चीज़ों मिला के आप धुआं कर सकते हैं। और ये आपको देखना है कि किस तरह से धुआं फैल रहा है। कहीं से तो धुआं करने में बहुत कठिनाई होगी आपको, जो बहुत ऊंचा स्थान है, जो निचला स्थान है वहाँ धुआं इकट्ठा हो जाएगा और आमतौर पे देखेंगे कि आपको खुद उसका अनुभव करना पड़ेगा कि कितने जगह पे धुआं करना है। बिल्कुल। और ये नहीं कि आपने 4 जगह बताया गया, 4 ही जगह धुआं करें और किनारे के पौधे सब मर गए। तो इसलिए ध्यान रखें। और हाँ, धुआं उसी दिन करें जिस दिन संभावना हो बहुत ज़्यादा पाला पड़ने की, अन्यथा धुआं करके आप पैसा नष्ट करेंगे और उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने कीट प्रबंधन के संबंध में कुछ जानकारी दी, तो कीट प्रबंधन की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि हमारे किसान भाई अनावश्यक रूप से रसायनों का छिड़काव करते हैं। तो कीट प्रबंधन में जाला कीट की भी समस्या रहती है, तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या किसान भाई सावधानी बरतें कि अनावश्यक रसायनों के उपयोग से बच सकें? आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि कीटों के प्रकोप से बचने के लिए पहले ही से हम स्प्रे कर दें जी, या क्या बीमारी से बचने के लिए पहले से स्प्रे कर दें। लेकिन उसको आप जाड़े में इस बात को ध्यान रखें कि इस समय कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जाला कीट अगर आपको दिख रहा है तो उसमें कीट सुसुप्तावस्था में है, वो बिल्कुल से सक्रिय नहीं है, उसकी दूसरी प्रजनन नहीं हो रहा है, वो उसमें है अवश्य, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, उसके नए जनरेशन नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप वो कीट जो उसके अंदर है उसको डाली सहित काट के जला दें। काटने के लिए हमारे संस्थान ने एक जाला हटाने के लिए एक यंत्र भी बनाया है। जाला हटाने के लिए उस यंत्र का प्रयोग करें, नहीं है तो सिकेटियर से काट के उनको जला दें। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि जिसमें जाला कीट का अटैक है उसमें से नई शाखा निकलने में दिक्कत होती है, और काट देने में उससे नई शाखाएं निकल आएंगी, और जो नई शाखा निकलेंगी उनमें फूल भी लगेंगे और फल भी आएंगे, लेकिन वो होगा देर। ये किसान भाइयों को पहले करना चाहिए था। और साथ ही साथ उन जाला कीट से निकले हुए जाले को आप इधर उधर छोड़े ना, उसको काट के या तो मिट्टी में बहुत गहरे दबाएं या उसको जला दें। और कोई भी इस समय कीटनाशक ना छिड़कें, क्योंकि कीटनाशक उसके अंदर एक तो जाएगा नहीं, और कोई भी कीट आपके बाग में है नहीं, उसको मार नहीं पाएगा। इस समय प्रकृति हमारे कीटों से बागों का बचाव कर रही है, इसलिए हमको इस प्रकार की कोई भी सावधानी छिड़काव के लिए नहीं रखनी है। लेकिन दूसरा कीट है, वो है जिसको कि गुजिया कीट कहते हैं। वो गुजिया कीट अगर आपने इस समय उसका नियंत्रण नहीं किया तो बाद में समस्या आएगी। समस्या इस तौर से आती है कि वो आपकी नई निकलने वाली कोपलों को ग्रसित करता है, नए बोरों को भी के ऊपर भी आक्रमण करता है, और जो फल लगते हैं उनके में से भी रस चूस लेता है। छोटे फलों से तो रस चूसता ही है, बड़े होते हुए फलों से भी रस चूस लेता है। तो इस समय इसको बचाने के लिए आपको पॉलीथीन की बैंड बांधनी पड़ेगी। पॉलीथीन बैंडिंग इस तरह से करनी होती है कि वो बिल्कुल जमीन से सटा के भी ना करें, थोड़ा ऊपर करें। और एक बात का ध्यान रखें कि जब पॉलीथीन बैंड 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली बांधें तो उसमें से नीचे से कोई स्थान दरार ना रहे, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ होता है आपके आम का छाल, उसमें से नीचे से कीट घुस जाएंगे। तो उसको बंद करने के लिए या तो ग्रीस का प्रयोग करें, यदि ग्रीस महंगा पड़ता है तो नीचे से मिट्टी के द्वारा उसमें लेप लगा के उसको चढ़ने के लिए आप बचा सकते हैं। और जब भी कीट चढ़ेगा और ऊपर चढ़ के पॉलीथीन से नीचे फिसल के गिर जाएगा। दूसरा एक ध्यान रखें, आपके बागों में आमतौर पे भटार नाम का खरपतवार होता है। ये कीट आम पे आने से पहले उस पर भी पाए जा सकते हैं। छोटे शिशु कीट आम के इस पेड़ों पे आने से पहले वो भटार पे पाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, वो भटार में बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। तीसरी बात का ध्यान आपको रखना है कि पेड़ की जो शाखाएं हैं वो जमीन को ना छुएं। अच्छा। नहीं तो उन से भी वो चढ़ के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जी, इनका जीवन चक्र अगर ऊपर ना चढ़े ये पेड़ में तो पूर्ण नहीं होगा। या तो भटार या फिर आम। खरपतवारों का भी प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है, तो इससे कीट का भी प्रबंधन हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही प्रभावी तरीके आपने बताए हैं कि कीट प्रबंधन और साथ में जाड़े के मौसम में नवरोपित बाग और पुराने बागों की देखभाल किसान भाई कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है किसान भाइयों को। अब बारी हमारे किसान भाइयों की कि इस पर अमल करें, इसका प्रयोग करें। आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।